हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज ये नई श्रृंखला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी जूनियर भर्ती परीक्षा नज़दीक ही है और उसको देखते हुए आज से हम एक मॉडल पेपर पूरा लगाया करेंगे। यानी एक मॉडल पेपर या ये इसे कहें प्रैक्टिस पेपर लगाया करेंगे, यानी योग अभ्यास लगाया करेंगे। योग अभ्यास की या मॉडल पेपर की बात करें तो ये मॉडल पेपर तीनों ही स्तर पर कामगर होगा, यानी आपका सहायक अध्यापक में और आपका प्रधानाध्यापक में तथा सामाजिक स्टडी, यानी जिसका असिस्टेंट टीचर का भरा है, प्रिंसिपल का भरा है, या फिर जिसका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है उसके भी लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी हो तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 to 15 जो क्वेश्चन है, 1 से 15 यानी 50 क्वेश्चन जो है वो सोशल स्टडीज़ के आने हैं। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल स्टडी में आपका करंट का पार्ट भी है, रीजनिंग भी है और सोशल स्टडी से आने हैं, तो यानी करंट का और रीजनिंग के बाद सोशल स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से वो 50% जिनका 50 क्वेश्चन है, जिनके लिए कंपलसरी है सबके लिए, वो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इनसे ही क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पे जो सोशल स्टडी है यानी सामाजिक अध्ययन है, उसमें इनको आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस परीक्षा की दृष्टि नज़दीक होते हुए देखना इस मॉडल पेपर की शुरुआत की जा रही है। तो आई होप आप सबको ये शुरुआत पसंद आएगी तथा गाइस आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम सामाजिक अध्ययन या अभ्यास संख्या 1 यानी आपका मॉडल पेपर ये कौन सा है, पहला है। इसमें देखते हैं 1 to 15 मैंने कहा था ना, 50 क्वेश्चन, 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, कंपलसरी पेपर के हैं। उसके बाद हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो हमारे आपको सामाजिक अध्ययन के मिलेंगे। तो इसलिए ये सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक और आपका सामाजिक अध्ययन तीनों ही विद्यार्थियों के लिए पूरा मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट है। तो आप धैर्य के साथ बने रहिएगा तथा पूरे मॉडल पेपर का अध्ययन करिएगा। अगर इसकी PDF की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको PDF के लिए परेशान नहीं होना, क्वेश्चनों को लिखने के लिए भी परेशान नहीं होना है। आपको क्वेश्चन हमारे PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिस वीडियो में मैं वीडियो डालती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ, यानी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी भी आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा तथा वहाँ से इसकी PDF ले लीजिएगा। ये PDF आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। करंट का क्यों है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अभी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके बिना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अभी के समय कोविड ने हमें सच्चाई दिखा दी है कि हम कहाँ पर हैं और प्रकृति कहाँ पर है। सामान्य अध्ययन या समसामयिक के घटनाएं या तार्किक ज्ञान, तीनों ही हमें इसमें मिलेंगे। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो संस्थागत श्रेणी में पूछा गया है तो वो आपका है सशक्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को। इसने संस्था को पूछा। अगर यहीं पे हो जाता है व्यक्तिगत रूप से किसको चुना गया है, तो आपको बताना होगा व्यक्तिगत रूप से जो चुना गया है वो है राजेंद्र कुमार भंडारी। यानी इस पुरस्कार ने व्यक्तिगत रूप से अगर जिसको चुना है तो वह है हमारे राजेंद्र कुमार भंडारी। इनको व्यक्तिगत रूप से चुना गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की है किसने, भंडारी ने। याद रखिएगा। तो इन्हें व्यक्तिगत रूप से ये पुरस्कार मिल चुका है। अगर श्रेणीगत बात करें तो श्रेणीगत में है सशक्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, जिसको हम शॉर्टकट में सीड बोलते हैं। याद रखिएगा, SEEDES यानी सीड संस्था को मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक सूचकांकों के यानी भारत की रैंक के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ, एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें भारत की रैंकों को दिखाऊंगी या बताने की कोशिश करूंगी। तो ये नवाचार वाला इंडियन इनोवेशन इंडेक्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
तो आप इसे देख लीजिएगा। 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर रहा है? तो आपका 2020 में जो राज्य रहा है वो है हमारा नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रहेगा हमारा कर्नाटक। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कर्नाटक रहेगा। और महाराष्ट्र क्या है, इसमें दूसरे स्थान पर है, तथा तमिलनाडु हमारा तीसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 की बात हो रही है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा सूचकांक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्व अनुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP क्या थी? तो याद रखना ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। भारत की GDP की बात की जा रही है, तो भारत की जो GDP है वो क्या थी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर था 4%। याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी भारत की जो GDP है वो हमारी है 4%। अगर बात करें कि ये वृद्धि अनुमान क्या है 2020 में जारी किए गए हैं, वित्तीय वर्ष 2020 के क्या है 4.2% विकास अंतिम अनुमान से कम है। याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम। अमेरिका के 39वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जो कमला हैरिस बुआ है उन्हें याद रखना वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कमला हैरिस। अगर कमला हैरिस की बात की जाए तो ये भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर रह चुकी है और कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी है। वे भारत के तमिलनाडु यानी चेन्नई राज्य में रहने वाली, क्या नाम है इनके फादर का, वो है श्यामला गोपालन, और जैमिका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस की पुत्री है। याद रखिएगा, श्यामला है इनका वो जो तमिलनाडु से संबंधित है, और ये डोनाल्ड हैरिस की पुत्री है। वे इन्हें एक और यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि अमेरिका का ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फीमेल ओबामा। आपको याद है ओबामा कौन रह चुके हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं, मगर फीमेल ओबामा किसको कहा जाता है, तो वह कमला हैरिस को। ठीक है, कमला हैरिस का मशहूर या नाम या उपनाम क्या है, वो है फीमेल ओबामा। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में सबसे अधिक उपग्रह को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। याद रखना, स्पेस एक्स क्या है, पागल सुल्तान की कंपनी है, यानी एलॉन मस्क की। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, सत्य कथन। तो देख लेते हैं। स्पेस एक्स ने यह कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। ये बिल्कुल सही है। याद रहे, स्पेस एक्स इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। बिल्कुल, इसने भारत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। याद रखना इसरो ने कितने रॉकेट छोड़े थे यहाँ पे, इसरो ने छोड़े थे 104 और इसने कितने छोड़ दिए, 143। याद रखना। तो इसने क्या करा, इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ा है। जो कब बना था, इसरो का रिकॉर्ड बना था 2017 में। याद रखना ये भी। स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भी ठीक है, ये सरकारी नहीं है, ये निजी है यानी प्राइवेट है। और इसके संस्थापक कौन है, एलॉन मस्क, जिन्हें हम पागल सुल्तान भी कहते हैं। तो इन्होंने मतलब रॉकेट को लॉन्च करवाया है अपनी स्पेस एजेंसी से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि सभी कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छा या काफ़ी टफ लग रहा हो, तो कि बता दें आपको कि जो पेपर है वो भर्ती की अधिक संख्या होने की वजह से तथा सीटों की कम संख्या होने की वजह से यहाँ क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा टफ रखा जाएगा 1 to 5 में। क्योंकि क्या होगा कि 1 to 15 में क्या होगा कि यहाँ पे एक तो ये जनरल पेपर है यानी सबके लिए कंपलसरी है, और दूसरा ये मेरिट में उछाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसी से बच्चे की मेरिट
अधिक जा सकती है, यानी इसी से क्या होगा, उसे अधिक मार्क्स गेन हो सकते हैं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो हर कोई मास्टर आएगा ही आएगा। सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पूछा जा रहा है, फिर वही सत्य कथन वाली बात है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। मगर हम पूरा देखेंगे तो लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि लक्षद्वीप से पहले एक और बन चुका है। क्योंकि इससे पूर्व यानी 2016 में अगर बात की जाए लक्षद्वीप से पहले कौन बन चुका है, तो 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक कृषि राज्य बन चुका है। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिक्किम पहला क्या बन चुका है, जैविक कृषि राज्य बन चुका है 100%। नेक्स्ट के देखिए, जैविक कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, सत्य कथन है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सत्य कथन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला, 2 और 3 दोनों। देश का पहला ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे फिर सत्य कथन है। तो विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। देख लीजिए यहाँ पे ये कथन असत्य है, क्योंकि ये विश्व भारती की स्थापना आपकी 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। याद रखना, 1921 में किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दूसरा देखिए, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के क्या करता है, कुलाधिपति होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि कुलाधिपति कब बने, क्योंकि 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, जैसे घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, कुलाधिपति होंगे। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया। इस कार्यबल का अध्यक्ष है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो है हमारा अमित खरे, जो है इसके अध्यक्ष हैं इस कार्यबल के। अगर बात की जाए कि इस कार्यबल में क्या हुआ, विभिन्न पक्षों से मिले जुले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो इसके कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं, अमित खरे। देखिए, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइज संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बहुत आएंगे, क्योंकि आएंगे इसमें क्या करना है, छटनी करनी है सरकार को, यानी बहुत बच्चे पीछे छोड़ने हैं और वही बच्चे आ पाएंगे जो डेली यानी अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखे हुए हैं। तो इस कथन में 5 आइज में पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना है, याद रखना। ठीक है, नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना, बिल्कुल सही है। चीन पर ये नज़र रखता है और इससे अब साझा करता है। इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस समेत इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को भी शामिल करना चाहती है। 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में मिल शुरू हुई, शीत युद्ध के बाद। तो याद रखिए ना, यहाँ पे क्या है कि 5 आइज के संस्थापक सदस्य देश भारत है। ये देखिए, भारत और जापान 5 आइज के संस्थापक सदस्य देश हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई। तो राइट आंसर यहाँ का आपका ये सही है। तो आपके क्या करना है, हमें अभी बस देखना है कि क्या है इसमें।
तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा 1 और 3 सही है, क्योंकि इसके संस्थापक भारत और जापान नहीं है। ठीक है ना। अमेरिका और रूस के उससे ये विश्व युद्ध अमेरिका और रूस में शुरू हुए शीत युद्ध के बाद हुई है इसकी स्थापना। अगर बात की जाए इसके गठबंधन में कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। तो यानी इसके गठबंधन में क्या है, 5 लोग शामिल हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फाइव आइज। ठीक है। तो इसमें फाइव आइज का मतलब समझ लीजिएगा। इसमें कौन कौन शामिल है, आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के बाद हमारा कनाडा, और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के बाद अमेरिका, यानी डबल ए है प्लस आपका KNB। तो आपका 5 आइस यानी ये 5 शामिल हैं, इसलिए इसे 5 आइस कहा जाता है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व विज्ञान दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है, शांति व विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे उसका नाम था जीवक, याद रखना। उसका क्या नाम था, जीवक, जीवक उसका नाम था। अगर बिंबिसार की बात की जाए तो ये क्या है, हर्यक वंश का संस्थापक है, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में सेवा के लिए भेजा गया था। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा जीवक। नेक्स्ट पे चलते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो योग दर्शन के हम सब जानते हैं कौन है प्रवर्तक, जो टीवी पे योगा कराते हैं, आप सब जानते हैं। तो यहाँ है पतंजलि थे। ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे, इसीलिए रामदेव बाबा किससे जुड़े, पतंजलि उद्योग। इनका जन्म क्या था, आपका गोनिया में हुआ था। माना जाता है कि ये किसके, पाणिनि के शिष्य थे। पाणिनि कौन है, संस्कृत व्याकरण आचार्य हैं, याद रखना पाणिनि, जिन्होंने 14 सूत्र दिए थे। अगर बात की जाए महर्षि पतंजलि के लिए 3 ग्रंथ मिलते हैं। पहला है योग सूत्र, दूसरा है महर्षि पतंजलि का नाम आया है। तो यहाँ हम इनके ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। पहला इनका ग्रंथ है आपका इसमें योग सूत्र। दूसरा जो ग्रंथ है इसमें अगर बात की जाए योग सूत्र के बाद महाभाष्य, और महाभाष्य के बाद हमारा तीसरा जो ग्रंथ आता है वो आता है आयुर्वेद पर ग्रंथ। याद रखना ये तीनों ही किसके हैं, पतंजलि के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो अगर मोहम्मद गौरी की बात करें तो वो किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1191। तराइनी की पहली लड़ाई में मुस्लिम शासक सियाउद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइनी की द्वितीय में 1192 में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। याद रखना, तुर्की राज्य की क्या हुई, स्थापना हुई। कब हुई, याद रखना 1192 में। नेक्स्ट चलते हैं। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की। तो जो लंगर की परंपरा है वो हमारे किसने प्रारंभ की, तो वो है गुरु नानक। गुरु नानक ने लंगर की व्यवस्था को प्रारंभ किया। जो आपको खाना मिलता है गुरुद्वारे में उसे लंगर कहते हैं। उसकी अगर परंपरा की बात की जाए तो उसे गुरु नानक ने प्रारंभ किया। सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। याद रखना, सिख पंथ भी इन्होंने किया और संगतों की स्थापना भी इन्होंने की, और सिख प्रचार के लिए, ठीक है, और लंगर व्यवस्था को भी इन्होंने स्थापित किया। मगर दूसरे गुरु लहना, याद रखना लहना किसको कहा जाता है, गुरु अंगद को। अंगद का दूसरा नाम है लहना। दूसरे गुरु यानी लहना ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया, स्थायी बना दिया गुरुद्वारे में। याद रखना, तभी वो आज भी प्रचलन में है।
तो गुरु नानक ने शुरू की, जबकि गुरु अंगद ने इसे स्थायी बनाया। गुरु अंगद का दूसरा नाम है लहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो अगर थॉमस रो की बात की जाए वो किस किले में मिला था, तो वो हमारा अजमेर का किला। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आप इसकी स्पीड में देख सकते हैं। मुझे समझाने के लिए इसे स्लो लेना पड़ रहा है। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से तथा 1608 में वो कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था, याद रखना। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था। वह भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो याद रखना, वास्को डी गामा ही क्या माना जाता है कि भारत की खोजकर्ता कौन माना जाता है? वास्को डी गामा को माना जाता है। तो यहाँ पे जो डैश जगह है यहाँ पे आएगा आपका 1498। तो आपकी क्या है कि भारत की खोज कब हुई थी? तो वो था 20 मई 1498, याद रखना, जब वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा की बात की तो ये एक पुर्तगाली नाविक था और वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए सर्वप्रथम पहुंचा। ये समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो वास्को डी गामा ने किसकी खोज की? भारत की। जबकि आपका है, याद रखना, एक ट्रिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे है बी मांगे AC। तो ठीक है ना, आपका यहाँ से बी से है, बी माने भारत और बी माने वास्को डी गामा, ए माने अमेरिका और ए माने है आपका कोलंबस। सी मतलब ए माने अमेरिका, सी माने आपका कोलंबस, बी माने भारत और बी माने है वास्को डी गामा। तो अगर अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। ये दोनों ही एक ही जगह के मतलब पुर्तगाली थे। दोनों को ही सजा के तौर पे कहा गया था कि किसी देश की खोज करके लाइए। तो उन्होंने अमेरिका खोजा और उन्होंने भारत खोजा समुद्री मार्ग से। यातायात की सुविधाएं तथा साधनों की प्राप्ति हो सके, या फिर आपका क्या हो, कच्चा माल इधर उधर लेन देन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत की सबसे पहली जो जनगणना है वो हुई थी 1872 में। इसका जो राइट आंसर है वो 1872 है। अगर कहें कि किसके कार्यकाल में हुई थी तो वह है आपका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना हुई थी। तो याद रखना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। अगर बात करी जाए यहीं पे भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत यानी दशकीय शुरुआत, तो वो था हमारा, वो सन है हमारी 1881 और कार्यकाल है रिपन का। याद रखना, रिपन के कार्यकाल में ही नियमित जनगणना चालू हुई थी। अब बात की जाए कि 2011 की जनगणना जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? तो वो 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। अगर स्वतंत्रता से बात की जाए तो 7वीं है, और अगर बात की जाए नियमित जनगणना से तो वो 15वीं जनगणना है अभी वाली। तो अब 16वीं होगी और 8वीं हो जाएगी स्वतंत्र भारत की 2021 में, अगर जनगणना पॉसिबल हो रही होगी तो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की। अलीगढ़ मुस्लिम ये था सैयद अहमद खान। याद रखना, यहाँ पे सब जगह सैयद लगा दिया है तो आप मिस्टेक ना कर जाना। तो जल्दबाजी में पूरा देखकर चलना। सैयद अहमद खान ने की थी। अगर बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तो थोड़ा इसमें भी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना तो सर अहमद खान ने 1875 में की थी। किस नाम से की थी? तो वो नाम अलीगढ़ ना होकर क्या था, वो था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और इसका नाम अलीगढ़ कब पड़ा? तो वो पड़ा, इसी का नाम 1920 में अलीगढ़ पड़ गया। किसका? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अभी तो आज भी इसको क्या कहते हैं, अगर आपको पढ़ना है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आपको मुस्लिम स्टूडेंटों की मिलेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी डांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो डांडी मार्च की बात है तो डांडी मार्च हमारा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अगर डांडी मार्च की बात की जाए तो इसमें क्या था,
कि उन्होंने कितने अनुयायी लिए थे, ये हर बार पेपर में आता है। यानी अपनी जो डांडी मार्च थी, परेड थी, उसमें कितने लोगों को लिया था, तो वो था 78 सदस्यों के साथ इन्होंने अपनी डांडी मार्च प्रारंभ की थी। आज की भाषा में कहें तो परेड प्रारंभ की थी, या फिर एक टोली अपनी टुकड़ी निकाली थी। डांडी मार्च की बात करें तो ये क्या थी, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ना था। यानी नमक पर कानून लगाया गया था और गांधी जी को वो तोड़ना था, क्योंकि नमक पर कानून लगाना आम व्यक्ति की ज़िंदगी से नमक को कम करने की वो योजना थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो यहाँ पे बात की जा रही है सिंधु घाटी से संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका पाटलिपुत्र, तो आपका पाटलिपुत्र है जो सिंधु घाटी से नहीं है। आपकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल ये सिंधु घाटी के हैं। और यहाँ क्या क्या मिला है ये भी देख लेते हैं। आपका लोथल से हमें क्या मिला है, युगल समाधि मिली है, घोड़े का अवशेष मिला है और तपन मिला है। जबकि आपका रोपड़ से क्या क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता मिला है। अगर बात की जाए कालीबंगा की, तो यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत पूछा जाता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी में, कालीबंगा में। अग्निकुंड मिला है, यानी अग्निकुंड मिला है। जबकि पाटलिपुत्र क्या है, ये तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलिस पुस्तिस्त थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित है। याद रखना, यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करिएगा और शेयर करने में भी ना करिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार की बात की जा रही है भारत के की, और उत्तर से उत्तर तक कहा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी आपका 8 अंश 4 इंच से 37 अंश 6 इंच तक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 अंश 4 इंच से, यहाँ पे हो जाएगा 37 अंश 6 इंच। तो इस तरह से हम इसका उत्तरीय अक्षांश विस्तार बताएंगे। अगर बात की जाए किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, जो समांतर रेखाएं हैं उनके मध्य जो दूरी की बात की जाए तो आपकी रहती है, याद रखना, 111, क्योंकि दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं को तीसरी रेखा जोड़ेगी। तो याद रखिए क्या बन गई, ये 111। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है भारतीय प्रायद्वीप की, तो वो है हमारी अनाईमुडी। अनाईमुडी की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है आपके 2695, और जबकि हिमालय की कितनी है 885। तो यहाँ पे कितनी है ये 2695। तो अनाईमुडी की बात की जाए, अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ 3 पहाड़ियाँ आपकी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्वी की ओर पालनी की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु है तीनों पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी, यानी जो है ये बहुत हर बार आ जाता है, खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती। यानी ऐसी कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती, तो वह है कोयना। तो कोयने नहीं मिलेगी कहाँ, खंभात में। जबकि साबरमती, तापी और माही मिलेगी कहाँ पे, आपके खंभात में। नेक्स्ट चलते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आपका गंडक सिंचाई परियोजना जो है वो हमारे यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार दोनों का एक संयुक्त प्रयास है। अगर इस गंडक योजना को समझें तो इसमें क्या होगा कि इसका कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसमें 4 नहरों तथा एक क्या है, शक्ति गृह, जिसको हम बोलते हैं, नेपाल को उपहार में भेंट में बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका कुछ अंश क्या है, थोड़ा सा नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसमें 4 नहरों तथा एक शक्ति गृह बनाया गया है, जिसमें क्या है, नेपाल को उपहार में भेंट बनाया गया है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं।
व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? यानी फूल, फल, सब्जियां को उगाते हैं हम, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये आज के समय बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आपका है कंप्यूटर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? आपका कंप्यूटर को, तो आप याद रखिएगा क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? तो इसके कपास उद्योग के कारण, ठीक है ना, इसके कपास उद्योग के कारण इसको कहा जाता है मैनचेस्टर कंप्यूटर को, क्योंकि यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान को अगर बात की जाए कब पारित किया गया था, तो वह 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। लागू की बात आती तो यही हो जाता कि 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट चलते हैं। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये थोड़ा सा घुमाने वाली बात है कि मार्च क्या कह दिया इन्होंने, 19 तक कह दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, घूमना नहीं है, और यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो 11 रहेगा। ठीक है, चाहे मार्च 19 कर दे चाहे मार्च 20 कर दे, आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी कितने हैं आज, वो 2002 में एक और जुड़ा है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो उसके अनुसार ये क्या हो जाता है, आपके 11 हो जाते हैं। ये जुड़े क्या है में 51 के काम में जोड़ा गया है, याद रखना। मौलिक कर्तव्य क्या है हमारे, 51 के काम है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन किसको अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति किसको देगा अपना त्यागपत्र? वो अपना उपराष्ट्रपति को देगा। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद हमारा है, आर्टिकल हमारा है कौन सा, 56 का 2, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग के आर्टिकल पूछा जाए तो वो 61 है। ठीक है, जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा था अविश्वास पेश हम तब करते हैं जब हम महाभियोग उस पर लगाते हैं, यानी आर्टिकल 61। तो इसमें पूछ रहा है कितने लोगों की आवश्यकता है। तो जब तक किसी मुद्दे पर हमें आधे लोग अपने पक्ष में नहीं मिलेंगे तब तक हम उस मुद्दे को सही नहीं कह सकते, यानी 50%। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल टफ है, क्योंकि टफ तो आपका रहेगा, तो आप बस घुमाने वाला है। तो इसमें क्या है, 5 वर्ष की सेवा होती है, याद रखिएगा। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो ये कौन से संविधान के आर्टिकल से जुड़ा है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 124 से 147 तक न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी चुनावों का दौर है, मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। तो वो हमारा कौन सा है जिसमें 21 से हटाकर 18 कर दी गई है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा आपका है 1989 का आपका 61वां संशोधन अधिनियम, यानी आपका क्या है ये 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में पूछा जा रहा है हरित क्रांति के जनक हैं, तो आपका या इसमें राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका MC स्वामीनाथन। ठीक है ना, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर बात की जाए कि हरित क्रांति के क्या हैं जनक कौन है, तो वो स्वामीनाथन है। अगर बात की जाए क्या अमेरिकी कौन थे, रोमन ई
बॉललोंग थे। जबकि भारत में क्या क्रांति की बात की जाए तो वह है स्वामीनाथन। नेक्स्ट चलते हैं, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपके 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं वो है वित्त सचिव, इसके हस्ताक्षर होते हैं। यानी 1 रुपये का जो नोट होगा उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जबकि और सारे नोट कहाँ से आते हैं? हमारे रिजर्व बैंक से आते हैं, यानी गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के सिक्कों को छोड़कर सभी अन्य नोटों को जारी करती है। नेक्स्ट चलते हैं, 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? तो 2017 में भारत में शहरीकरण की जो स्थिति है वो हमारी, अगर 2011 के आंकड़े देखते हैं तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी, 30 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारा है वियना में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। अगर वियना की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की, तो ये हुई थी आपकी 29 जुलाई आपका 1957। तो याद रखना कि ये क्या है, ये कौन सी है? 57, यानी स्वतंत्रता की पहली क्रांति 1857। इसी तरह 1957 में हुई थी। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है तथा इसके सदस्य देशों की संख्या अभी कितनी है प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ भी लिया जाए तो 167, यानी 167 है। तो इसके सदस्य देश हैं। इसके अगर वर्तमान में प्रमुख पूछ लिया जाए तो वह अर्जेंटीना की राफेल ग्रोसी हैं, जिन्होंने जुलाई 2019 में युइका अमानो की मृत्यु के बाद पद संभाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डेड से घटित होता है। तो जो पृथ्वी है उसकी जो पपड़ी बनती है उसका जो प्रमुख रूप है वो किससे घटित होता है? वो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से घटित होता है। इसमें बात कर लेते हैं, सियाल आपका सियाल आता है, सीमा आता है, निफे आता है, याद रखना। इसमें 3 भागों में बांटा जाता है, सियाल, सीमा और निफे में बांटा जाता है पृथ्वी को। नेक्स्ट चलते हैं, आपको ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, तो आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो आगे में पूछा गया है नहीं होता, तो वो वहाँ पे है वृक्षों की संख्या का, वर्षा का होता है, जल पूछ रहा है ना, वायु की गति का होता है, आर्द्रता का होता है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल राज्य में स्थित है, याद रखना। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल आपका 97 वर्ग किमी है। यह उद्यान तितलियों, ये इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि इस उद्यान में क्या है, आपको तितलियाँ मिलती हैं। जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। ये पूछा भी जाता है कि तितलियाँ कौन से राज्य के उद्यान में, तो वे केरल राज्य के में। यह उद्यान चाय के बागानों के साथ ही लहरदार पर्वतों पर धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश करता है। यानी यह उद्यान में क्या मिलता है, पहाड़ों पर धुंध मिलती है, यानी आपको क्या मिलेगा, चाय के बागान भी हैं वहाँ पे और धुंध वाला एक नज़ारा भी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपके मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो आपको क्या याद रखना है इसमें कृषि गैस में, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। ये कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि की बात की जाए तो ये कार्य है अदिश राशि। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वे राशियाँ जिनका केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे काल, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयतन आदि क्या है, ये सब अदिश राशियाँ हैं जिनका परिणाम तो होता है मगर उनमें चाल नहीं होती, यानी उनकी गति दिशा नहीं होती है।
वो सब अदिश राशियाँ हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो हमारा राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा आपका सी। इसने सेंटीग्रेड दे रखा है तो 37 सेंटीग्रेड होता है, याद रखना स्वस्थ मनुष्य का तापमान। अगर बात की जाए कि कितने आपका क्या होता है, कितने मतलब डिग्री तक होता है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये वाला, ठीक है, सेंटीग्रेड में ये वाला हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के तापमान को आपका 36.9 सेंटीग्रेड या फिर आपका 98.6 फ़ारेनहाइट, यहाँ पे सेंटीग्रेड ना होकर हमें क्या करना है, केवल फ़ारेनहाइट करना है, एफ लगा देनी है, तो ये आंसर सही हो जाता। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे आई होप। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? तो वह ताप जिस पर क्या हो, कोई ठोस वस्तु अपनी द्रव्य अवस्था में क्या हो, परिवर्तित हो, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा गलनांक, ठीक है, क्योंकि द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो गलेगी तभी तो क्या होगा, वो द्रव्य में परिवर्तित होगी। तो बर्फ़ क्या करती है, गलती है, तभी वो क्या होता है, एकदम पानी यानी लिक्विड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जो कृत्रिम वर्षा है उसके लिए क्या करा जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी सल्फर आयोडाइड है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यानी अंगूर की खेती को आपको किस नाम से जाना जाता है? तो वह है विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती है। मछली पालन सिपिकल्चर है, यहाँ मछली पालन है। अगर बात करी जाए सेरीकल्चर की तो यह हमारा रेशम के कीड़ों का पालन है। और बात की जाए हॉर्टिकल्चर की, जो मैं अभी पढ़ा चुकी थी, साग सब्जियां हैं, तो यानी ये किसके लिए है, बागवानी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो इसमें याद रखना भैंस गई पानी में, तो आपका क्या है, विटामिन बी, और आपका यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, यानी भैंस गई किस में, पानी में। तो विटामिन बी और हमारा सी क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। वहाँ से क्या बना, भैंस बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। बाकी भसा में घुलनशील विटामिन है। तो अगर भसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो गए, विटामिन ए, डी, आपका ई और के, तो ये क्या है, भसा में घुलनशील विटामिन है, याद रखना। वह विकल्प चुनो जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दाब का पास्कल है, तो विद्युत धारा का कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एम्पियर, ठीक है। दाब को पास्कल से है तो विद्युत धारा को एम्पियर से देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इनकम का आपका हैपेनोंग के रूप में लिखा जाता है। सेविंग को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे केवल अक्षरों की परिवर्तन है, तो आपका राइट आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। तो यहाँ पे केवल अक्षरों को परिवर्तित किया गया है, यानी यहाँ पे देखिए कि आपको क्या है, आई के नीचे क्या लिखना है, एच लिखना है, इस तरह आपको करना है। ये एन के नीचे पी लिखना है। तो जो यहाँ पर ट्रिक अपनाई गई है, यानी -1 + 2, यानी -1 + 2, तो यही फॉर्मेट यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या करना है, हमें एस से पहले क्या आ जाती है, आर, और फिर +2 कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगी ए से पहले सी, ए की जगह पे सी, यानी आर सी। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो इसमें रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले, ठीक है, 7 तारीख तक गए, यानी 7 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, उससे 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, रविवार होगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ठीक है, तो हमें 19 तारीख का दिन बताना है, तो वो हमारा दिन रहेगा
आपका ए रविवार, क्योंकि 19 तारीख का दिन मंगलवार है, +5 तो यानी रविवार। दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान में पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन अनुसरण करता है या करते हैं। तो ये देखिए एक कथन है, उसके ऊपर निष्कर्ष दिए गए। कथन क्या? भारतीय सिनेमा में बदलते दौर में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। ये क्या है? एक कथन है। तो ठीक है, इसमें पूछा गया है। तो पहला क्या है? सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। दूसरा कथन है, बड़े सितारे कलाकारों के चयन के कारण बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। तो इसने क्या कहा है कि जो कथन से मैच खाता हो, तो आपका कथन से केवल एक ही कथन मैच खा रहा है, वो है ए। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरणीय, क्योंकि इसने क्या कहा है? अधिक बजट की फिल्में क्या हो रही हैं? फ्लॉप हो रही हैं। सितारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। ठीक है, इसने कहीं पर भी क्या करा? सितारों को दोषी नहीं ठहराया। इसने कहा भारतीय सिनेमा में बदलते दौर ने इस बात की गवाही दे दी है कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो आई होप हमारे 1 से 50 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, और जो स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल का दे रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तथा जिनका सोशल स्टडी अध्ययन है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका आपका असिस्टेंट टीचर है उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल दोनों के ही लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF निकाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह हम मॉडल पेपरों का अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है हमारे। तो हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखनी है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या में अपने आप में एक सीट लेना भी एक चैलेंजेस काम है, या फिर ये कहो कि एक अपने आप को प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आपको हमारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने मॉडल पश्च को लगाया है, ऐसे ही हम सारे मॉडल पेपरों को लगाएंगे जो प्रिंसिपल तथा असिस्टेंट टीचर दोनों की भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जो विद्यार्थी सोशल स्टडी जिनका सब्जेक्ट है, यानी SST जिनका सब्जेक्ट है, या सोशल साइंस जिसका सब्जेक्ट है, वो हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि उनके भी आपके 100 क्वेश्चनों की वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे गाइस मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। यानी आपके या तो आपकी यही मॉडल पेपर का फर्स्ट वाली यानी 1 to आपके 15 जो क्वेश्चन है उनको लाएंगे, या फिर हम 100 क्वेश्चनों को लेके आएंगे सोशल स्टडी के। वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका GS का पार्ट आना है दोनों ही में, चाहे वो असिस्टेंट भर्ती हो, चाहे वो आपकी प्रिंसिपल भर्ती हो। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अभी तक के लिए धन्यवाद।